गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, ये वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे। आज इस चैप्टर का लास्ट वीडियो आ जाएगा, यानी इस वीडियो में हम आज इस चैप्टर को क्या करेंगे बेटा, एंड करने वाले हैं। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट किए बगैर आज के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है हिटलर एंड हिज रेशियल स्टेट। हिटलर एंड इज रेशियल स्टेट कहो, हिटलर वर्ल्ड व्यू कहो, या हिटलर वर्सेस ज्यूज, ये कहो, दिस वन ऑफ द सेम थिंग। अब देखो बेटा, हिटलर बेसिकली ज्यू से बड़ी नफरत करता था। अब क्यों करता था, इस सवाल का जवाब भी मिलेगा आपको। इससे पहले देखो बेटा, जब भी हमें किसी कम्युनिटी को या किसी भी जाति को टारगेट करना होता है, किसी भी कम्युनिटी को टारगेट करना होता है, तो उसके खिलाफ हमें प्रोपेगेंडा चलाना पड़ता है। अब जब 1933 में व्हेन हिटलर बिकेम द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी, जब ये डिक्टेटर बन गए जर्मनी के 1933 में, तो इसने क्या किया, इसने एक मिनिस्ट्री क्रिएट की। जैसे आप देखोगे हमारे देश में डिफेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, तो फाइनेंस मिनिस्टर कहीं ना कहीं फाइनेंस का ख्याल तो रखता है। डिफेंस मिनिस्टर डिफेंस डिपार्टमेंट का तो ख्याल तो रखेगा, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी वही है। तो कहीं ना कहीं इसी तरह इसने एक और मिनिस्ट्री क्रिएट की, जिसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक एनलाइटनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक एनलाइटनमेंट एंड प्रोपेगेंडा। अब ये मिनिस्ट्री क्या है, विल डिस्कस। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक एनलाइटनमेंट एंड प्रोपेगेंडा, और ये मिनिस्ट्री किसके अंडर थी, अंडर गोबेल्स, जोसेफ गोबेल्स। गोबेल इस मिनिस्ट्री का, ही इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस मिनिस्ट्री, गोबेल। अब ये मिनिस्ट्री क्या करेगी, ये मिनिस्ट्री प्रोपेगेंडा चलाएगी। सर प्रोपेगेंडा किसको कहते हैं, वी विल डिस्कस। प्रोपेगेंडा चलाएगी। प्रोपेगेंडा का मतलब है मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। ये लोगों तक एक गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाएगी, मिसलीड, जिससे लोग भटकेंगे कहीं ना कहीं। और ये मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन किस कम्युनिटी के खिलाफ, ज्यूज के खिलाफ, यानी यहूदी, जो जर्मनी में 1933 में रह रहे थे। अब 1933 में जर्मनी में ब्लू आइड आर्यन, अभी ब्लू आइड आर्यंस के हैं, इनको भी डिस्कस करेंगे। यानी 1933 में जर्मनी में जूज यानी यहूदियों का नंबर बहुत था, बहुत सारे यहूदी रह रहे थे जर्मनी में, यहूदी। अब इन्हीं यहूदियों को टारगेट करने के लिए हिटलर ने क्या किया, पहले एक मिनिस्ट्री क्रिएट की, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक एनलाइटनमेंट एंड प्रोपेगेंडा। और इस मिनिस्ट्री को चलाएगा गोबेल, हिटलर का राइट हैंड ऑफ हिटलर, राइट हैंड ऑफ हिटलर। अब जितना हिटलर डेंजरस था, उससे कहीं आदमी ये डेंजरस था, गोबेल। और ये क्या चलाएगा बेटा, ये चलाएगा प्रोपेगेंडा, यानी मिसलीड करेगा लोगों को, किसके खिलाफ, ज्यूज के खिलाफ। सर कैसे, तो चले हम अब वन बाय वन करके पढ़ेंगे कि कैसे नाजी क्या कर रहा है, एक ज्यूज के खिलाफ एक ऐसा विजन क्रिएट कर रहा है कि जर्मनी का हर कोई बंदा ज्यूज के खिलाफ होगा। तो कैसे, तो पहली चीज क्या कहा गया कि दे आर क्राइस्ट किलर्स। ये जो ज्यूज है, इन्होंने किसको सूली पे चढ़ाया है, इन्होंने किसको क्रूसिफाई किया है, क्रूसिफाई का मतलब है सूली पे चढ़ाना। किसको, जीसस क्राइस्ट को, जीसस। अब ये जीसस क्राइस्ट कौन है, जीसस क्राइस्ट। देखो बेटा, क्रिश्चियन जो है, यानी क्रिश्चियन लोग जो है, जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियन समझते हैं
वो जीसस क्राइस्ट को गॉड समझते हैं या गॉड का अवतार। अब सर गॉड और गॉड का अवतार का क्या मतलब है, मैं समझा दूं। कुछ क्रिश्चियन समझते हैं कि जीसस क्राइस्ट जो है यानी ईसा मसीह जो है ये धरती पे आए हैं इंसान की फॉर्म में, यानी ह्यूमन फॉर्म में आ गए, ह्यूमन फॉर्म में, यानी भगवान, इनका भगवान ह्यूमन फॉर्म में धरती पे आ गया। या कुछ समझते हैं ये भगवान का अवतार है, या कुछ समझते हैं ये भगवान का ही इज द सन ऑफ गॉड, या कुछ लोग इसको गॉड ही समझते हैं। यानी क्रिश्चियंस का मानना है कि जीसस क्राइस्ट ह्यूमन फॉर्म में भगवान है, यानी भगवान ह्यूमन फॉर्म में नीचे उतरे। लेकिन कहीं ना कहीं अब हिटलर का जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर बैठा है गॉबेल, तो गॉबेल क्या कहेगा, कहेगा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे भगवान को मारा, जिन्होंने हमारे भगवान को क्रूसिफाई कर दिया। तो जब आपकी भगवान की बात आएगी तो लोग तो पागल तो बन ही जाएंगे। लोग जहां ज्यूज को देखेंगे वहां टारगेट करेंगे, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई करवा दिया। ये पहली चीज फैला दी गई जर्मनी में। दूसरी चीज कि ज्यूज आर मनी लेंडर्स। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स का मतलब जिन लोगों, मनी लेंडर का मतलब है कि जू जो है ये मनी लैंड करते हैं, बाकी लोगों को पैसा देते हैं एट हायर इंटरेस्ट रेट्स, हायर इंटरेस्ट रेट्स। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने जर्मनी के बाकी लोगों को पैसा दिया है लेकिन बहुत इंटरेस्ट रेट पे। एग्जाम्पल, अगर किसी को 100 रुपए मनी लैंड कर दिया जूस ने तो उससे 200 रुपए चार्ज कर रहे हैं एज एन इंटरेस्ट। तो सूद खा रहे हैं लोग, मनी लेंडर। अब सोसाइटी में मनी लेंडर को कौन पसंद करेगा, और उस मनी लेंडर को जो 100 रुपए लैंड करेगा और आपसे 200% का इंटरेस्ट लेगा, तो ऐसे आदमी को कोई पसंद ही नहीं करेगा। This is the second thing. Now coming to the third, they are anti-national. तीसरी चीज क्या फैलाई गई बेटा कि ये एंटी नेशनल है, देशद्रोही। बस देशद्रोही का टैग जिस आदमी को लग जाए उस आदमी की लग गई। अब इनको कहा गया एंटी नेशनल। एंटी नेशनल मीन्स देशद्रोही। तो लोग पूछेंगे सर कैसे देशद्रोही, तो कहा ये वही लोग हैं जिन्होंने वर्ल्ड वार फर्स्ट में हमें क्या दे दिया, धोखा। दे बिट्रेड द जर्मन आर्मी। इन्हीं लोगों ने तो क्या किया, आर्मिस्टिक साइन किया एलाइड पावर्स के साथ। तो एंटी नेशनल, देशद्रोही, ये हमारे देश के खिलाफ यानी जर्मनी के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। और इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए स्टोरी कहां से आई, वर्ल्ड वार फर्स्ट से, कि इन्होंने वर्ल्ड वार में हम जीत रहे थे लेकिन इन्होंने आर्मिस्टिक साइन किया। अभी आर्मिस्टिक क्या है मैं पुराने लेक्चर सीरीज में पढ़ा चुका हूं। इतना ही नहीं, एक और चीज को हाईलाइट किया गया, स्टेप इन द बैक। स्टेप इन द बैक का मतलब है इन्होंने हमारे पीठ पीछे खंजर भोंक दिया। अब ये पीठ पीछे खंजर मारने का क्या मतलब है, पीठ पीछे खंजर मारने का ये मतलब है कि हम वर्ल्ड वार जीत रहे थे और ये जो ज्यूज है इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलाइड पावर्स के साथ आर्मिस्टिक साइन करके जर्मनी की इमेज डाउन करवा दी। दे आर टेररिस्ट। अब इनको एक और टैग मिला, टेररिस्ट, दहशतगर्दी का। तो लोग कहेंगे सर आप हिटलर साहब आप इनको कैसे दहशतगर्द कह सकते हो, तो कहा ये वही लोग हैं जिन्होंने राइस स्टैग पे क्या लगा ली, आग, रिच स्टैग फायर। पहला क्या कहा, दे आर क्राइस्ट किलर्स, इन्होंने हमारे भगवान को मार दिया। दूसरा क्या कहा, दे आर मनी लेंडर्स, दे आर लैंडिंग मनी एट हायर रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स। 100 रुपए लैंड कर रहे, किसी गरीब को 100 रुपए दे रहे और बदले में 200 ले रहे, और अगर वो 200 टाइम पे पे ना कर पाए तो उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करेंगे, इसलिए इनके पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है। ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, कहां बेटा, जर्मनी में। और फैला कौन रहा है, गॉबेल, क्योंकि मिनिस्ट्री उसी के हाथ में। अभी मिनिस्ट्री क्या है समझाएंगे। दे आर एंटी नेशनल। एंटी नेशनल का मतलब है ये देशद्रोही कैसे, क्योंकि हमें वर्ल्ड वार फर्स्ट में इन्होंने धोखा दे दिया। स्टेप इन द बैक, ये मिथ फैलाई गई। स्टेप इन द बैक का मतलब है इन्होंने हमारे पीठ पीछे खंजर में भोंक दिया। सर कैसे, क्योंकि जहां वर्ल्ड वार जीतने वाले थे इन्होंने क्या साइन कर दिया, आर्मिस्टिक। एक और चीज, दे आर टेररिस्ट, देशद्रोही है लोग। तो लोग सवाल तो पूछेंगे कि सर देशद्रोही कैसे है, तो कहा ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारी डेमोक्रेसी की क्या बजाई, बैंड बजाई। कैसे, रिच स्टैग में आग लगा के, रिच स्टैग फायर। ये मैं पुराने लेक्चर सीरीज में ये वाली चीज भी पढ़ा चुका हूं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं फैलाई गई। अब इसको फैला
गॉबेल, क्योंकि गॉबेल के पास है मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ एनलाइटनमेंट एंड पब्लिक एनलाइटनमेंट एंड प्रोपेगेंडा। इसका मतलब है गॉबेल जो है ये जर्मनी का मीडिया पहले खरीदेगा, याद रखना बेटा। तो पहले जर्मनी का मीडिया हो जाएगा बिकाऊ। जर्मनी के जब मीडिया को खरीदा जाएगा तो मीडिया ये सारी चीजें लोगों तक पहुंचाएगी, पब्लिक तक पहुंचाने का काम कौन करेगी? मीडिया। किसमें? टीवी में, रेडियो में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, बला बला एक्स्ट्रा। ये सारे मीडियम होंगे जिन मीडियम्स में ज्यूज के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा। टीवी में, रेडियो में, मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर्स में। न्यूज़पेपर्स में कहा जाएगा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे ईसा मसीह को मारा, ये वही लोग हैं जिन्होंने जो एंटी नेशनल है, ये वही लोग हैं जो देशद्रोही है, जिन्होंने रिचस्टैग में आग लगा ली, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमें वर्ल्ड वार में हरा दिया, पीछे हमारे पीठ के खंजर भोंक दिया। और ये सारी चीजें जो है बेटा, ये सारी चीजें टीवी, रेडियो, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर में फैलाई जाएगी ताकि लोग जो है उनके इमोशंस को भड़काया जाए, उनके इमोशंस को क्या किया जाए? भड़काया जाए, और कहीं ना कहीं उनके इमोशंस फूट पड़े और वो जू को किस निगाह से देखे? एंटी नेशनल की निगाह से देखे। वो जू को जब देखेंगे तो कैसी निगाह से देखेंगे कि ये वही लोग हैं जो देशद्रोही है, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे भगवान को सूली पे लटकाया। ये सारा चीज, और ये सारी चीज कर रही है स्टेट, किसके अंडर? गॉबेल। ये सारा स्टेट कंट्रोल्ड होगा, और इसके लिए पहले किसको खरीदा जाएगा? मीडिया को, और मीडिया प्रोपेगेंडा फैलाएगी। और इतना ही नहीं, कहा जाता है बेटा इनको बदनाम करने के लिए नए नए पोस्टर्स बनाए गए। अब सर कैसे पोस्टर? जैसे आपके एनसीईआरटी ने एक पोस्टर बना दिया कि किसी भी जू को, इंसान को बनाया जाएगा और उसकी नाक बड़ी रखी जाएगी, किसी भी जू को बनाया जाएगा और उसका पेट बड़ा रखा जाएगा। सर इससे क्या होगा? इससे कहीं ना कहीं इनको प्रेजेंट किया जाएगा मोनास्टर्स, एज मोनास्टर, राक्षस। ज्यूज को राक्षस दिखाया जाएगा कि बड़ी बड़ी नाकें, बड़े बड़े हाथ, बड़े बड़े कान, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, और लोग इनको क्या समझेंगे? लोग समझेंगे इनको राक्षस। नाउ आगे बढ़ेंगे बेटा। तो ये सारी चीजें जर्मनी में हो रही है, और ये हिटलर करवा रहा है, और हिटलर अपने मिनिस्टर से ये सारी चीजें करवा रहा है। किसके खिलाफ? ज्यूज के खिलाफ। तो मेन और भी कम्युनिटीज के खिलाफ ये सारी चीजें होगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो है इसका टारगेट जो होगा दैट इज यहूदी, यानी जू। अब ये सारी चीजें हो रही है जर्मनी में, ये सारी चीजें हो रही, जू को बदनाम करने की पूरी कोशिश, पूरा जोर लगाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, कहा जाता है नई नई मूवीज आई, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई। मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज का भी काम है ज्यूज को बदनाम करना। उसमें ज्यू को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा कि जैसे ही यहूदी जो है ये लोग नहीं, ये दरिंदे हैं, ऐसे दिखाया जाएगा इन लोगों को। और एक डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसका नाम है द इटर्नल ज्यू, द इटर्नल ज्यू। और इसमें ज्यूज को इतना बदनाम किया जाएगा कि ये बदनामी, जो भी आदमी इस मूवी को देखेगा उसका माइंड सेटअप ऐसे चेंज किया जाएगा, उसको इस तरह से, उसका ब्रेन वॉश इस तरह से किया जाएगा कि जहां भी उसे जू मिले वो पहले सोचे कि पहले जू को मार डालूं फिर खाना खाओ। इतना भड़काऊ भाषण, न्यूज़पेपर भड़काऊ आर्टिकल प्रिंट कर रहा है, और पोस्टर्स एंड द मूवीज, ये सारी चीजें कवर की जा रही है, और हर चीज के पीछे का लॉजिक दिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, प्लस ये सारी चीजें तो चल रही थी, उसके बाद सीडो साइंटिफिक थ्योरीज को सामने लाया गया। अब ये क्या बला है, वी विल डिस्कस। तो पहले आपके एनसीईआरटी ने चार्ल्स डार्विन को कवर किया है, और दूसरा हर्बर्ट स्पेंसर। अब ये साहिब कौन है बता देंगे। देखो कैसे हर चीज को, हर रियलिटी को ना तोड़ मरोड़ के पेश किया जाएगा। पहले डार्विन की एक थ्योरी आई थी जो आप आगे भी पढ़ने वाले हो, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। बायो क्लासेस में पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो, हमारे साथ एक और टीचर जुड़ने वाला है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। और हर्बर्ट स्पेंसर ने इसी को एक चीज लाइन फिट कर दी, दैट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब ये दोनों चीजें क्या है समझाएंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।
देखो मैं आपको ये थ्योरीज मोटा माटी समझा दूंगा कि ये इसको कैसे थ्योरी को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाएगा। चार्ल्स डार्विन एक साइंटिस्ट है, इसने एक थ्योरी लाई, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इसने कहा कि कैसी प्लांट्स, और ये थ्योरी बेसिकली दिस वाज थ्योरी रिलेटेड टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इसमें ह्यूमंस को कभी नहीं इन्वॉल्व किया गया, लेकिन ये लोग इससे जस्टिफिकेशन लेंगे और ह्यूमंस को इन्वॉल्व करेंगे। कैसे? इस आदमी ने एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इसने कहा कि कैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स विद द चेंजिंग कंडीशंस इवॉल्व होते गए। क्या होते गए बेटा? इवॉल्व होते गए। एग्जांपल देंगे सर, हमें समझनी है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर क्लाइमेटिक चेंज हो रही है, मैं एम जस्ट पुटिंग एन एग्जांपल, क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, बदलाव आ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मियां ज्यादा पड़ रही है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, गर्मियां ज्यादा पड़ेगी तो जो गासेस होंगे ये जल जाएंगे। अब ग्रीन गासेस खत्म हो रहे हैं, गास खत्म हो रही है, गास खत्म हो रही है तो बड़े प्लांट सर्वाइव कर रहे हैं, प्लांट सर्वाइव कर रहे हैं, गासेस खत्म हो रहे हैं। अब जो हर्बीवोर्स है, जो खाली घास खाते हैं, या तो उनको इवॉल्व करना पड़ेगा, और अगर वो इवॉल्व नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं वो इस एनवायरमेंटल कंडीशंस में अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, वो मर जाएंगे। अब जो एनिमल्स घास खाते हैं, उनके घास जल गए तो वो क्या कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं आपने जिराफ को पढ़ा होगा, उसमें भी एवोल्यूशन हुआ, तो कहीं ना कहीं उसकी जो ये गर्दन है वो बढ़ती गई और वो प्लांट्स तक पहुंच नहीं पाई और उसने प्लांट्स को खाना शुरू कर दिया। दैट मींस इवॉल्व, चेंजिंग कंडीशंस के साथ आप इवॉल्व हो रहे हो, एनवायरमेंट बदल रहा है, आप भी अपने आप को इवॉल्व कर रहे हो। तो ये थ्योरी आई थी प्लांट्स एंड एनिमल्स से। इस थ्योरी को अब एक और आदमी आया था, एक और साइंटिस्ट जिसका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। इसने कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसने कहा इस क्लाइमेटिक चेंज में वही ऑर्गेनिज्म, वही प्लांट और वही एनिमल सर्वाइव करेगा जो फिट होगा। फिट का मतलब है कि जो चेंजिंग कंडीशन के साथ, चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ अपने आप को चेंज करेगा। चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ क्या करेगा? अपने आप को चेंज करेगा, वही सर्वाइव करेगा। क्या करेगा बेटा? वही सर्वाइव करेगा। अब इन दोनों थ्योरीज को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। इन्होंने कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब है, अब हिटलर का जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर है वो बोलेगा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब है जो रेस स्ट्रांग होगी, ना प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो रेस स्ट्रांग होगी वो सर्वाइव करेगी, और जो रेस कमजोर होगी, वीक होगी, उसका क्या होना जरूरी है? पेरिश होना जरूरी है, उसका मरना जरूरी है। और ये यहूदियों को कहीं ना कहीं वीक रेस समझते थे। क्या समझते थे? वीक। और ब्लू आइड आरियंस को समझते थे, अब ये ब्लू आइड आरियंस को नहीं समझाएंगे, ब्लू आइड आरियंस को समझते थे ये स्ट्रांग। तो इनके हिसाब से इन्होंने कहा ये तो हम नहीं कह रहे थे, ये तो हर्बर्ट स्पेंसर और डार्विन कह रहे। तो इनके हिसाब से हमने ने कहा कि जो स्ट्रांग रेस होगी वही सर्वाइव करेगी, एंड द वीकर वंस उनको मरना पड़ेगा। और इसी थ्योरी को कहीं ना कहीं, इसी थ्योरी को आगे जाकर जस्टिफाई कर दिया कि हम जो यहूदियों के साथ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि ये तो वीक है, इनका तो मरना जरूरी है। तो कहने का मतलब है एक और चीज, यानी कहीं ना कहीं अनबख्तों को क्रिएट किया जा रहा है, जर्मनी के लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और जब जर्मनी के लोगों का ब्रेन वॉश किया जाएगा तो टारगेट किसको किया जाएगा? ज्यूज को। यानी हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर एक कंसेप्ट लेकर आएगा, दैट इज कॉल्ड रेसिज्म। रेसिज्म का मतलब है सम रेसेस आर सुपीरियर, सम रेसेस आर सुपीरियर एंड सम रेसेस आर इंफीरियर, सम रेसेस आर इंफीरियर। तो सुपीरियर कौन है इनके हिसाब से? सुपीरियर है ब्लू आइड नॉर्डिक आरियंस, जिनकी नीली नीली आंखें होंगी, गोरे गोरे होंगे और करली वाले बाल होंगे, वो रेस है सुपीरियर। यानी जर्मनी में जो ब्लू आइड आरियंस दिखने वाले हैं वो सुपीरियर है। और इंफीरियर कौन है बेटा? इंफीरियर है ज्यूज। अभी दूसरी कम्युनिटीज के बारे में बाद में बता देंगे, पोल्स, जिप्सीज, उनके बारे में बात में। अभी कि हम पहले टारगेट करेंगे इस कम्युनिटी को कि इस कम्युनिटी के साथ क्या किया। तो ये इंफीरियर है, और इन्होंने कहा कि अगर ये इंफीरियर होंगे दैट मीन्स ये होंगे अनडिजायरेबल। क्या होंगे बेटा? दीज आर अनडिजायरेबल पीपल। और इनके साथ क्या होना चाहिए? याद आ रहा है एवोल्यूशन की थ्योरी और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कि दे आर वीक, और जब वीक होंगे तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएंगे? इनको पेरिश करना है, पेरिश खत्म करना है। बेवकूफी की हद पार कर दी इस आदमी ने। नाउ आगे बढ़ेंगे। आई होप कि आपको इतना समझ तो आया होगा। अब ये सारी चीजें मीडिया कवर कर रहा है, जर्मनी का मीडिया कवर कर रहा है ना। अब इससे क्या होगा? इससे सफर होगा बी टू बी। अब सर ये बी टू बी का है, यानी ज्यूज बी से बी की ओर जाएंगे। बी टू बी, बी मीन्स
फ्रॉम बैंकर्स, BANKERS, टू बेगर्स। किसी जमाने में जर्मनी के बैंकर हुआ करते थे, अमीर तरीन लोग, और जब ये हिटलर गदी पे बैठेगा तो दे विल बिगिन द बेगर्स ऑफ जर्मनी। कैसे समझाएंगे? 1935 एक लाया गया जिसको कहते हैं न्यूरमबर्ग लॉस। न्यूरमबर्ग लॉस, देखो पहले ऑडियंस के क्रिएट में, ऑडियंस के दिमाग में वो सारी चीजें क्रिएट कर दी, क्या क्या है ये लोग। नाउ अभी वन बाय वन करके लीगली तौर पे, इसके हिसाब से जो लीगल है, लीगली तौर पे कानून लाएगा और ज्यूज के साथ क्या करेगा वो हम पढ़ने वाले। तो पहले 1935 में इसने क्या लाए? न्यूरमबर्ग लॉ। न्यूरमबर्ग एक शहर है जहां इसने अनाउंस कर दिया है, जेड क्लियर, इतना समझो न्यूरमबर्ग कानून। तो पहला इसमें क्या कहा कि मैरिज बिटवीन, अब न्यूरमबर्ग लॉज में क्या कहा गया? मैरिज बिटवीन ज्यूज एंड ब्लू आइड आरियंस, क्योंकि ये खुद ब्लू आइड आरियन था, ब्लू आइड आरियंस वर फॉरबिडन, वर फॉरबिडन। क्या मतलब है इसका? यानी यहूदियों और ब्लू आइड आरियंस के बीच में शादी नहीं होगी, खत्म, शादी का कोई कंसेप्ट नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर शादी होगी तो हमारी रेस की जो सुपीरियरिटी है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी, कहीं ना कहीं हमारी रेस गंदी हो जाएगी, ब्लू आइड आरियन रेस। क्योंकि जब ब्लू आइड आरियन गर्ल किसी ज्यू से शादी करेगी तो उसके कोख में पलने वाले बच्चे का खून जो होगा वो यहूदियों का खून होगा, और कहीं ना कहीं ये ब्लू आइड आरियन रेस खराब हो जाएगी। ये न्यूरमबर्ग लॉज में कहा गया, और ये न्यूरमबर्ग लॉज किसने लाया? एडॉल्फ हिटलर ने। दूसरा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बिटवीन अ ज्यू एंड अ ब्लू आइड आर्यन, एंड अ ब्लू आइड आर्यन was considered a crime, considered a crime। अगर शादी के बाद वाला चक्कर जिसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं, अगर ये किसी ज्यू और आर्यन के बीच में हुआ तो इसको माना जाएगा क्राइम। और जब भी कोई आदमी क्राइम करता है तो उसे हुकूमत देती है सजा। ये आपको पता होगा कि हर क्राइम की सजा है। जैसे चोर चोरी करेगा तो जेल जाएगा, अब ये होगा तो क्या होगा? इसमें ज्यूज को सजा मिलेगी। तीसरा, पहले क्लियर, दूसरा क्लियर, तीसरा, ज्यूज वर फॉरबिडन टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग। जर्मनी का नेशनल फ्लैग ये लहरा नहीं सकते। क्यों? देशद्रोही लोग कैसे लहराएंगे? इन्होंने हमें देश को धोखा दिया। ये कौन कह रहा है बेटा? ये न्यूरमबर्ग लॉज कह रहे हैं। तीन चीजें, अभी और भी चीजें पढ़ेंगे। यानी जूज और उनके बीच में शादी नहीं होगी, जूज और उनके बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं हो सकता। तीसरी चीज कि जूज नेशनल फ्लैग नहीं फैला सकते। प्लस इतना ही नहीं, जूज के साथ होगा इकोनॉमिक बाइकॉट। चौथी चीज, इकोनॉमिक बाइकॉट। सर इकोनॉमिक बाइकॉट क्या है सर? इकोनॉमिक बाइकॉट मीन्स कि ब्लू आइड आर्यन लोग जूस के दुकानों में खरीदारी नहीं करेंगे। इकोनॉमिक बाइकॉट, इकोनॉमिकली हम इनको कमजोर कर देंगे, ना इनके दुकान में सामान खरीदे जाएंगे, ना इनके साथ इकोनॉमिकली इकोनॉमिक कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे। इकोनॉमिक बाइकॉट। इतना ही नहीं, इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, लैंड हो, मकान हो या कुछ और हो, उनको करेंगे क्या कि जूस को मजबूर करेंगे, फोर्स टू सेल, कि अपनी प्रॉपर्टी भेजो। अब जिस प्रॉपर्टी की कीमत 10,000 है उसको आप 10 रुपए में खरीद रहे हो, तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है बेटा? या अगर ये बेचेंगी नहीं तो देन स्टेट विल कन्फिस्टिकेट। स्टेट क्या करेगा? कन्फिस्टिकेट करेगा इनकी प्रॉपर्टीज को। स्टेट इनसे प्रॉपर्टी ले जाएगा। कोई भी टैक्स देकर देशद्रोही का जेड क्लियर या ना कोई तो टैक्स देंगे और इनकी प्रॉपर्टी कन्फिस्टिकेट की जाएगी। पहले प्यार से मनाएंगे, 10,000 की प्रॉपर्टी 10 रुपए में खरीदेंगे, और अगर ये 10,000 की प्रॉपर्टी 10 रुपए नहीं बेचेंगे तो फिर इनको क्या करेगा? स्टेट कन्फिस्टिकेट करेगा इनकी प्रॉपर्टी को। इकोनॉमिक बाइकॉट करेंगे, इकोनॉमिक बाइकॉट, कन्फिस्टिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। और जो प्रॉपर्टी कन्फिस्टिकेट किया जाएगा वहां ब्लू आइड आर्यन, उसको ब्लू
आइडारियंस को, यानी अगर किसी जू का यहूदी का हम मकान ले रहे हैं, मकान उसका कन्फिस्टिकेट कर रहे हैं, तो वहां यूरोप से जितने भी बिलो आइडारियन होंगे उनको बुलाया जाएगा और इनको क्या किया जाएगा, इनको सेटल किया जाएगा। यानी यूरोप की जितनी भी कंट्रीज होंगी वहां बिलो आइडारियंस के जो लोग होंगे उनको कहा जाएगा कि आ जाओ, आपके लिए सोने के महल बने हैं, बस खाली रहना है, आपके लिए बिजनेस सेट हो चुके हैं, बैंक बने हैं आपके लिए, जो किन के हुआ करते थे, यहूदियों के। तो यह है जर्नी फ्रॉम बैंकर्स टू बेगर्स, बी टू बी। तो न्यूरनबर्ग लॉज ने क्या कर दिया, यहूदियों की कमर तोड़ दी। बिलो आइडारियन से शादी नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं रख सकते, इनकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्टिकेट करेंगे और इन्हें मजबूर करेंगे कि ये प्रॉपर्टी भेजे। ये नेशनल फ्लैग को क्या नहीं कर सकते, झंडा नहीं लहरा सकते, एंड प्लस इकोनॉमिकली क्या करेंगे बेटा, इकोनॉमिक बाइकआउट करेंगे। ये सारी चीजें न्यूरनबर्ग लॉज में की जा रही है। इतना ही नहीं, नाउ अब न्यूरनबर्ग लॉज को उतने डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इतने 5 प्रोविजन आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। अब सफर क्या है जूस का, फ्रॉम बी टू बी, बी मीन्स फ्रॉम बैंकर्स टू बेगर्स। किसी जमाने में बैंकर हुआ करते थे और 1935 आते आते दे बिकेम द बेगर्स ऑफ जर्मनी। इतना ही नहीं, इनको क्या करेंगे, मेन स्ट्रीम सोसाइटी से, इस न्यूरनबर्ग लॉज में एक और मुसीबत थी, एक और प्रोविजन था कि इनको एक्सक्लूड करेंगे, यानी एक्सपल्जन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज। इनको किन सर्विस से बाहर निकालेंगे, सरकारी इदारों से बाहर निकालेंगे। ये न्यूरनबर्ग लॉज का एक और प्रोविजन है कि जितने भी जू यहूदी सरकारी जॉब कर दे, चाहे सरकारी टीचर हो, जर्मनी में सरकारी डॉक्टर हो, सरकारी इंजीनियर हो, बाहर निकाल दो इनको। सर अगर टीचर निकलेगा तो टीचर के बदले कौन आएगा, टीचर के बदले आएगा उसकी रिप्लेसमेंट बिलो आइडारियन। इंजीनियर निकलेगा तो उसकी रिप्लेसमेंट आएगी बिलो आइडारियन। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इनको नंबर 1 सोशल बाइकआउट करेंगे। सोशल बाइकआउट, लोग इनसे बात करना छोड़ देंगे, क्यों, देशद्रोही है, एंटी नेशनल, डेड पढ़ चुके हैं। प्लस इकोनॉमिक बाइकआउट, इकोनॉमिकली क्या करेंगे, बाइकआउट, इनकी दुकानों पे शॉपिंग नहीं करेंगे रिजल्ट के लिए, तो खुद ही कमजोर होते जाएंगे। सोशली बाइकआउट करें, प्लस गवर्नमेंट सर्विस से बाहर निकाल रहे हैं। गवर्नमेंट सर्विस से क्या करें बेटा, सर्विस से बाहर निकाल रहे हैं। यह है न्यूरनबर्ग लॉज। इन्हीं को कहा, इन्हीं को मैं समझता हूं दे आर द ड्रैकोनियन मेजर्स, बहुत खतरनाक कानून। ये ऐसे कानून है जिस कानून ने ज्यूस की कमर तोड़ दी। नौ, क्या सर इतना ही हुआ, नहीं बेटा, और भी कुछ सहने वाले हैं ये जो। उसके बाद इनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बाहर निकालेंगे। मेन स्ट्रीम सोसाइटी क्या है समझाएंगे। मेन स्ट्रीम सोसाइटी से एक्सक्लूड करेंगे, क्या करेंगे, एक्सक्लूड, और स्पेशल एरियाज में डाइवर्ट करेंगे। ये स्पेशल एरियाज क्या है, असल में तो ये यहूदियों के लिए स्पेशल एरिया तो है नहीं, लेकिन बिलो आइडारियन इसको स्पेशल एरिया समझते हैं। बिलो यानी गेटोज में, GHETTOS, गेटोज। गेटोज मीन्स स्लम्स, याद रखना, स्लम कॉलोनीज। महल में रहने वाले को हमने रोड के चौराहे पे खड़ा कर दिया टेंट के साथ, और उसकी सारी प्रॉपर्टी हमने छीन ली, उसकी सरकारी नौकरी हमने छीन ली, उसका बैंक बैलेंस हमने छीन लिया, और कहां खड़ा कर दिया, रोड साइड में। और उसके हाथ में क्या है, उसके हाथ में 2 चीजें हैं, एंटी नेशनल का टैग, देशद्रोही का टैग, उसके हाथ में एक, दूसरे हाथ में कौन सा टैग कैरी कर रहा है, राक्षस का टैग। क्योंकि जू को प्रेजेंट इस तरीके से किया गया कि सोसाइटी समझ रही थी ये राक्षस है। और एक एनसीईआरटी की लाइन में ये भी कहा गया कि जूस को अब खुद पे डाउट होने लगा, कि इस तरह से इनको प्रोजेक्ट किया गया, अब इनको भी खुद पे डाउट होने लगा। तो इतना इनको क्या किया गया, इतना जलील किया गया इस कम्युनिटी को, मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बाहर निकालेंगे। यानी क्या होगा कि मान लो अगर हम किसी एरिया में, जर्मनी के किसी एरिया में 4 जू फैमिलीज रह रही है और 4 बिलो आइडारियन रह रहे हैं, आई एम जस्ट पुटिंग एन एग्जांपल, तो इन 4 जूस फैमिलीज को बाहर निकाला जाएगा। इस एरिया में खाली बिलो आइडारियन रहेंगे और एक एरिया में इनको डाइवर्ट किया जाएगा। मान लो फॉर एग्जांपल किसी और एरिया में इनको रखा जाएगा जहां खाली जूस रहेंगे। ये लेट सपोज कोई एरिया जहां खाली क्या रहेंगे, जूस, और इनके हाथ में क्या होगा, एक तरफ से देशद्रोही का टैग होगा, माथे पे एंटी नेशनल का टैग होगा, जेड कलर, और इनके हाथ खाली होंगे। इनकी इकोनॉमिकली तो हम इनकी कमर तोड़ चुके हैं, और ये होंगे स्लम कॉलोनीज में। स्लम कॉलोनीज का मतलब है 10 बाय 10 के टेंट में 10 लोग रह रहे हैं, 10 बाय 10 के टेंट में
10 लोग रह रहे हैं, ना उनके पास खाना है ना पीना है। दैट मीन्स दीज वर ब्रिमिंग। यानी इन स्लम कॉलोनीज में क्या होगा? इन स्लम कॉलोनीज में होगा स्टारवेशन, भूखमारी। इनमें होंगे हंगर क्राइसिस, बच्चे भूख से मारे जाएंगे, हंगर क्राइसिस। इन कॉलोनीज में क्या होगा? भूखमारी, स्लम क्राइसिस। इनमें होगा पॉवर्टी, इनमें होगा डिजीजेस, बीमारियां। क्योंकि एक ही जगह सारा कुछ हो रहा तो बीमारियां तो फैलेंगी, और जब बीमारियां होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा? दे विल बिकम फिजिकली वीक, फिजिकल वीकनेसेस, फिजिकल वीकनेस। ये पहले फेज में, दिस वाज द फर्स्ट फेज 1933 टू 1939 ज्यूज के साथ किया जा रहा है। दिस वाज द फर्स्ट फेज, जिसको मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बाहर निकाला जा रहा है। इनके लिए न्यूरम्बर्ग लॉज बनाए जा रहे हैं एंड बला बला इनको गेटोज में स्पेशल, यानी स्लम कॉलोनीज में डाइवर्ट किया जा रहा है। और जिन स्लम कॉलोनीज में भूख, बेरोजगारी, पॉवर्टी एंड अल्टीमेटली बीमारियां और फिजिकल वीकनेस है, और कुछ नहीं। अब ये सारी चीजें कौन कर रहा है? ये सारी चीजें गॉबेल करवा रहा है, यानी हिटलर करवा रहा है और उसका मिनिस्टर गॉबेल करवा रहा है। अब आप कहोगे सर पूरी दुनिया क्या कर रही? क्या पूरी दुनिया तब ये नाटक देख रही थी कि हिटलर क्या कर रहा है? पूरी दुनिया को ये पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये होगा सारा स्टेट कंट्रोल हो रहा है। अब मीडिया लिखने से पहले परमिशन लेगी सरकार की, तो मीडिया कैसे लिखेगी? तो सच मीडिया नहीं लिख पाएगी, क्योंकि और मीडिया तो खरीदी हुई है, मीडिया को खरीदा, और ये होगा सारा अंडर द सुपरविजन ऑफ स्टेट। एंड हु इज द स्टेट? जर्मनी में जो राक्षस बैठा है, दैट इज एडोल्फ हिटलर। नाउ अब दूसरा फेज 1939 टू 1945। पहले फेज में बता चुका हूं जो उसके साथ क्या किया गया। नंबर सेकंड फेज, नाउ फ्रॉम स्लम कॉलोनीज, सर स्लम कॉलोनीज क्या है? गेटोज, टू गैस चैम्बर्स, गैस। अब यहां पढ़ेंगे कि कैसे स्लम कॉलोनी से इनको डाइवर्ट किया गया गैस चैम्बर्स। अब इन ज्यूज को मार दिया जाएगा, और एक आंकड़े के अनुसार 6 मिलियन ज्यूज वर किल्ड। 6 मिलियन यानी 60 लाख लोगों को इस आदमी ने मौत के घाट उतार दिया। कैसे? पहले फेज में इनको कमजोर कर चुका है, फिजिकली, इकोनॉमिकली, इमोशनली ये टूट चुके हैं ये लोग। नाउ अब कहां रह रहे हैं? स्पेशल एरियाज में, जिनको गेटोज कहा जाता है। गेटोज यानी स्लम कॉलोनीज, जहां क्या है? स्लम कॉलोनीज में क्या है सर? भूखमारी और बीमारी, भूखमारी और बीमारी। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट इस आदमी का, अब यहां से इनको ट्रेनों में भर दिया जाएगा। किन ट्रेनों में? जिन ट्रेनों में बेटा गुड्स लाए जाते हैं। गुड्स का मतलब है चीजें, और इनको जानवरों की तरह ट्रेन के डब्बों में लाया जाएगा, जानवरों की तरह, क्योंकि ये आदमी इनको इंसान समझता ही नहीं था। जानवरों की तरह लाया जाएगा, और कहां डाइवर्ट किया जाएगा? कंसंट्रेटेड कैंप्स में। अब ये कंसंट्रेटेड कैंप्स क्या है सर? समझाएंगे। कंसंट्रेटेड कैंप्स का मतलब है ये कुछ ऐसे एरियाज थे जिनके चारों तरफ वायरिंग हुआ करती थी। इज दैट क्लियर? और इस वायर को चारों तरफ वायरिंग होगी। क्या होगी बेटा? चारों तरफ वायरिंग, और इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा। क्या किया जाएगा? पास इलेक्ट्रिक करंट। इस एरिया का एक गेट होगा जिसमें हिटलर के नाजी सोल्जर होंगे, और जब जू यहां से भागने की कोशिश करेगा, तो अगर वो तार से भागने की कोशिश करे तो हाई इलेक्ट्रिक शॉक झेल ही नहीं पाएगा, उसकी डेथ ही होगी। और अगर कोई गेट से भागने की कोशिश करेगा तो उसको यही गोली मार दी जाएगी। यह है कंसंट्रेटेड कैंप्स, जेल, खतरनाक जेल। अब इन्हीं खतरनाक जेलों में इन ज्यूज को बंद रखा जाएगा। और उसके बाद सर ये कंसंट्रेटेड कैंप्स कहां बनाए गए? राइट डाउन एनसीईआरटी की एक और लाइन, ऑश्विट्ज, बेल्जिक, आपको ज्यादा एरिया याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड। ऑश्विट्ज एंड बेल्जिक कहां है? पोलैंड में। सर पोलैंड में ही क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द ज्यूज जो ज्यूज है, इज दैट क्लियर? वो मेजॉरिटी में कहां रह रहे थे? पोलैंड में।
तो जहां रह रहे हैं उसी के बगल में हम इनके लिए कंसंट्रेटेड कैंप्स बनाएंगे और यहां इनको मौत के घाट उतार देंगे। तो कंसंट्रेटेड कैंप्स में कहां? ऑस्ट्रिच एंड बेल्जिक एटस्ट्रा, ये क्या है? ये पोलैंड में। जब पोलैंड पे अटैक किया था, मैं पुराने लेक्चर सीरीज में पढ़ा चुका हूं, अगर आपको जानना है तो पुराने लेक्चर सीरीज पढ़ लो एक बार। अब यहां कंसंट्रेटेड कैंपस में जब जूस को लाया जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फ्रॉम कंसंट्रेटेड कैंप्स टू गैस चैम्बर्स। अब गैस चैम्बर्स में भर दिया जाएगा। जिन गैस चैम्बर्स में फर्टिलाइजर्स डाल दिए जाएंगे, फर्टिलाइजर्स, और इन्हीं फर्टिलाइजर्स की वजह से इन यहूदियों को मार दिया जाएगा। और एक आंकड़े के हिसाब से 60 लाख नॉट ए जोक, 60 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इससे बड़ा दुनिया का टेररिस्ट कौन हो सकता है इस आदमी से? नो, यह है जू कम्युनिटीज के साथ ये हिटलर कर क्या रहा था। ये सारी चीजें आपको समझ में आए हुए। अब जो नॉन ज्यूज हैं उनको क्या करेगा? नॉन ज्यूज के साथ जैसे पोल्स, जिप्सीज या बाकी ब्लैक्स, इनको कंसिडर किया जाएगा एज सब ह्यूमन्स। ये तो इंसान है ही नहीं, ये तो इंसान है ही नहीं, ये तो हम में से है ही नहीं, इंसान है। एंड जब ये इंसान ही नहीं होंगे तो दे वर ट्रीटेड एज स्लेव्स, इनको गुलाम बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? गुलाम। और गुलामी कैसे? कि गुलामी इनसे 10-10, 12-12, 13-13 घंटे का काम करेंगे और 4 दिन में एक बार खाना देंगे इनको। यानी इनके साथ भी कहीं ना कहीं जानवरों से भी बदतर सुलूक किया जाएगा। और इस सबसे ज्यादा जूस के साथ मेन टारगेट इसका कौन था बेटा? जो। अब ये सारी चीजें जर्मनी में हो रही है और स्टेट इसको कंट्रोल कर रहा है। आगे बढ़ेंगे नाउ। अब ये आदमी क्या कर रहा है? एक और टॉपिक है आपका, यूथ एंड द मदर कल्ट, दोनों को समझेंगे। देखो बेटा, जर्मनी का जो यूथ था ना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जर्मनी का जो यूथ था, ज्यूज का साथ चैप्टर खत्म हो चुका है, डन विद द चैप्टर ऑफ द ज्यूज, खत्म। अब इनको दोनों को समझेंगे, यहां पे समझेंगे थोड़ा बहुत। जर्मनी का जो यूथ था, इसको क्या किया जाएगा? इसको नाजी स्कूल में एडमिशन मिलेगा। नाजी स्कूल, अब नाजी स्कूल में किस आदमी को एडमिशन मिलेगा? जो ब्लू आइड आर्यन होगा। सर, जो ब्लू आइड आर्यन नहीं होगा उसको क्या किया जाएगा? उसको स्कूल से बाहर निकाला जाएगा, स्कूल से फायर किया जाएगा बाहर। और जितने भी टीचर बैठे हैं ज्यूज, उनको गवर्नमेंट सर्विस से बाहर निकाला जाएगा। और स्कूलों की क्या की जाएगी? स्कूलों को रिनोवेट किया जाएगा और स्कूलों को प्रॉपरली, जैसे कहते हैं ना कि यार, अगर मान लो फॉर एग्जांपल किसी एरिया में इन्फेक्शन फैलेगा तो उस स्कूल को साफ भी तो करना है। उसी तरह ये मानते थे कि जू एज ए इन्फेक्शन है तो स्कूल की सफाई होगी पहले। उसके बाद नाजी, ये जो यूथ है जर्मनी का यूथ जो है ब्लू आइड आर्यन, इसको स्कूल में लाया जाएगा। और जब इसकी एज 10 साल की होगी तो इसको जंगवॉक एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां 10 साल के बच्चों को रखा जाता था। और इनको सिखाया क्या जाएगा ना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इनको सिखाया जाएगा, इनके लिए नया सिलेबस इंट्रोड्यूस किया जाएगा, न्यू सिलेबस। और उस न्यू सिलेबस में क्या होगा? नाजी आइडियोलॉजी यही है जो हम पढ़ रहे थे। रेसिज्म को प्रमोट किया जाएगा, नाजी आइडियोलॉजी। नए सिलेबस में रेसिज्म को प्रमोट किया जाएगा, नए सिलेबस में हेट्रेड फैलाई जाएगी, हेट्रेड अगेंस्ट ज्यूस। ये सारी चीजें हो गई। और नए सिलेबस में देश में सोचने वालों को नहीं बनाया जाएगा, देश के अंधविश्वासियों को क्रिएट किया जाएगा। और हिटलर को एज ए गॉड माना जाएगा, एज अ गॉड। नया सिलेबस, नई चीजें। और यहां 4 साल के बच्चे के दिमाग में हेट्रेड डाली जा रही है। 8 साल के बच्चे के दिमाग में जूस के खिलाफ नफरत फैलाई जाएगी। और जब यही बच्चा 18 साल का होगा तो ये चलता फिरता हथियार होगा जो जूस के लिए मुसीबत होगी। ये सारी चीजें होगी। उसके बाद जब ये 18 साल का होगा ये बच्चा, तो ये हिटलर की यूथ पार्टी में आएगी, जिसको हिटलर यूथ कहा जाएगा, उस ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। और उसके बाद ये आदमी, यही बच्चा
हिटलर की सेना में आएगा, आर्मी में आएगा। और यहां इसको एक और चीज सिखाई जाएगी, यहां इसको सिखाई जाएगी बॉक्सिंग, यहां इसको सिखाया जाएगा वार, लड़ाई, यहां इसको सिखाया जाएगा एग्रेशन। मोहब्बत की नाम की कोई चीज ही नहीं होगी, इसको सारी चीजें नफरत ही नफरत सिखाई जाएगी। और मैंने यह भी कहा कि जब ये बच्चा बाहर निकलेगा, इसने अंदर क्या देखी है? बॉक्सिंग, वार, एग्रेशन, हेट्रेड, रेसिज्म, नाजी आइडियोलॉजी। तो ये बाहर चलता फिरता हथियार बनेगा और जहां इसको जो मिलेगा उसको मार डालने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स जर्मनी के यूथ को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, जर्मनी के यूथ को ये सारा एग्रेसिव बनाया जा रहा है, ये सारी चीजें ना। प्लीज एक और चीज, अब जर्मनी की जो मदर्स है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? महिलाओं को तो क्लियर कट आदेश मिले कि बी गुड वाइफ्स एंड मदर्स, अच्छी बीवियां और अच्छी माएं बनने की कोशिश करो। आपको पॉलिटिक्स में एंटर नहीं करना है, नो नीड टू एंटर इन पॉलिटिक्स, कोई जरूरत नहीं आपकी, घर में रहो। दूसरी, इनका काम है, महिलाओं का काम, इनको कहा गया कि नो डाउट आप सिटीजन हो जर्मनी के। देखो बेटा, एक चीज में यहां एक और चीज ऐड कर दूं, प्लीज एक चीज ऐड कर देना उसमें। न्यूरमबर्ग लॉज में यह भी कहा गया कि खाली ब्लू आइड आर्यंस जर्मनी के सिटीजन है। क्या है बेटा? जर्मनी के क्या है? सिटीजन। और बाकी जितने भी है, जैसे जूज है या बाकी है, वो जर्मनी के सिटीजन नहीं है, वो जर्मनी के सब्जेक्ट मीन्स गुलाम है, राजा और प्रजा हुई। अब यहां कहा गया मदर्स को एक सम्मान मिला। किन मदर्स को? इनको कहा गया कि आप सिटीजन हो। उन्हीं मदर्स को जो ब्लू-आइड आर्यन होंगे, और जो ब्लू-आइड आर्यन अपनी रेशियल प्योरिटी को मेंटेन करेंगे। रेशियल प्योरिटी क्या है? यानी जो महिला किसी भी जो के साथ शादी नहीं करेगी या कोई अफेयर नहीं रखेगी, तो उसके लिए जर्मनी क्या करेगी? उसके लिए हर जगह डिस्काउंट होगा, चाहे वो किसी शॉप में जाए, किसी मॉल में जाए, उसके लिए डिस्काउंट ही डिस्काउंट। और अगर ये महिला दो ब्लू आइड आर्यन बच्चों को जन्म देगी, जेड के लिए, तो इसको मिलेंगे अवार्ड, इसको मिलेगा ब्रोंज अवार्ड। और अगर इसने 4 बच्चों को क्या दे दिया, जन्म दिया, तो इसको मिलेगा सिल्वर। और अगर इसने 8 या 8 से ज्यादा, 8 और मोर, तो इसको मिलेगा गोल्ड का अवार्ड। दैट मीन्स अवार्ड्स रखेंगे जेड के लिए। इनके लिए स्पेशल डिस्काउंट होगा, इनके लिए हॉस्पिटल में डिस्काउंट होगा, इनके लिए हर जगह डिस्काउंट होगा। और ट्रेनों में तो ये बहुत, इनके लिए सरकारी सुविधाएं मुफ्त। ये सारा कौन करवा रहा है? हिटलर। और जो महिलाएं ब्लू आइड आर्यंस को जन्म नहीं देंगे, उनके लिए होगी सजा। और जो महिलाएं जूस के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखेगी या अफेयर रखेगी, उनको क्या किया जाएगा? उनके सर को शेव किया जाएगा, शेव्ड देयर हेड, उनके सर को मुंडवाया जाएगा और उनके चेहरों को क्या की जाएगी बेटा? उनके चेहरों पे काला रंग लगाया जाएगा। जेड के लिए इतना ही नहीं, उनका सर मुंडवाया जाएगा, उनके चेहरे पे कालक पोती जाएगी और प्लस इनके गले में एक प्लेकार्ड डाला जाएगा जिसमें लिखा होगा कि इस नारी ने हमारे कौम को बदनाम किया है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं अगर एक तरफ से इस नारी को सम्मान मिल रहा है, तो दूसरी तरफ से सम्मान नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ से इसको जलील किया जा रहा है। तो आई होप कि आपको नाजी आइडियोलॉजी समझ में आई होगी। आई होप कि आपको जर्मनी के बारे में समझ में आया होगा कि एडॉल्फ हिटलर जूस के साथ क्या कर रहा था। आई होप कि आपको यह भी समझ में आ गया कि न्यूरमबर्ग लॉज क्या थे। आई होप कि आपको यह भी समझ में आ गया कि बी से B2 का सफर कैसे रहा जेड के लिए। और यह भी आया समझ होगा कि मदर्स के साथ क्या किया जा रहा था और बाकी जितने भी यूथ है उसके साथ क्या किया जा रहा है। हमारा जो है ये चैप्टर एंड हो चुका है बेटा। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है जेड के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और बाकी इसके बाद ज्योग्राफी का एक चैप्टर लाया जाएगा, क्लाइमेटोलॉजी। मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि सर क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाई जाए, यानी क्लाइमेट चैप्टर को पढ़ाया जाए। बच्चों को लगता है वो डिफिकल्ट है, तो कोई बात नहीं, उसको भी लाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड टाइम अहेड।